दोस्तों, डेमोक्रेसी की राह कभी भी आसान नहीं रही है। डेमोक्रेसी आज हम लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों में देखते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने से पहले काफ़ी संघर्ष चला। आज हम दो ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी स्ट्रगल की। पहले थोड़े से शब्दों में डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसको डेमोक्राटिया कहते हैं, जिसमें डेमोस का मतलब पीपुल होता है और क्राटिया का मतलब रूल होता है। इसका मतलब डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां जो रूल होता है वो लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो आज पूरा जो कंट्री है वो दो भागों में डिवाइडेड है, डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे इंडिया, यूएस, ब्रिटेन, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये सारे जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, ईरान, सीरिया और बहुत सारे देश आते हैं। आज हम दो देश की कहानी को समझते हैं जहां पे कैसे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया है। पहले तो चिली के बारे में समझते हैं। चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ये बात 1970 की है, जब वहाँ का प्रेसिडेंट सल्वाडोर अलांडे, जो कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली से बिलोंग करते थे, वो काफ़ी डेमोक्रेटिक वैल्यू को पसंद करते थे। वे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्पेक्ट करते थे, जस्टिस को रेस्पेक्ट करते थे, वे इक्वलिटी चाहते थे लोगों के बीच में। और इनके गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म करे, जैसे कि पहला रिफॉर्म था एजुकेशन सिस्टम को और एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, ताकि पुअर से पुअर लोग भी एजुकेशन से जुड़ सकें। दूसरा था वो फ्री मिल्क प्रोवाइड करते थे चिल्ड्रन को लेकर के सरकार के द्वारा। और तीसरा सबसे बड़ा जो रिफॉर्म था वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के था। जिनके पास लैंड नहीं थे उनको लैंड मुहैया कराना। ये जितने भी रिफॉर्म उनके द्वारा लिए गए, ये अपोज किया गया आप चर्च और लैंडलॉर्ड और रिच पीपल के द्वारा। वो लोग नहीं चाहते थे कि लोगों में इक्वलिटी आए और जो पावर है वो रिच, लैंडलॉर्ड और कैपिटलिस्ट लोगों के पास ही रहे। इसको लेकर के वहाँ पर 11 सितंबर 1973 को एक मिलिट्री कूप किया गया, जो कि बैकअप था, बैक्ड बाय यूएस था। और जब मिलिट्री कूप हुआ तो वहाँ का जो जनरल अगस्तो पिनोसे बिकम द प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट ऐसा था जहाँ टॉर्चर और डेमोक्रेटिक वैल्यू का रिस्पेक्ट करना बंद हो गया। लोगों को जेल में डालना, हैट्रेड फैलाना और बहुत सारे जो जनरल और ऑफिसर्स जो डेमोक्रेसी को पसंद करते थे उनको जेल में डाल दिया गया। उसमें से एक अल्बर्टो बेसलेट थे, जो जनरल थे एयरफोर्स के। उनको मार दिया गया और उनकी वाइफ और डॉटर को जेल में बंद कर दिया गया।
तो बहुत सालों तक ये मिलिट्री रूल अगस्तो पिनोशो का चलता रहा। लेकिन 1988 में जनरल अगस्तो पिनोशो ने सोचा कि हम रेफरेंडम कराते हैं, और वो कॉन्फिडेंट थे कि रेफरेंडम में वो जीत जाएंगे। लेकिन चिली की जनता डेमोक्रेसी को भूली नहीं थी, और उस रेफरेंडम में अगस्तो पिनोशो की बुरी हार होती है, और फिर से चिली में डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड कर दिया जाता है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटिन्यूअस रेगुलर इंटरवल पे होता है। और फाइनली 2006 में माइकल बैचेलेट, जो कि अल्बर्टो बैचेलेट की बेटी थी, जिन्हें अगस्तो पिनोशो ने एक साजिश के तहत मरवा दिया गया था, वो फाइनली प्रेसिडेंट बनती है। अब जिस तरह से डेमोक्रेसी की राह चिली में आसान नहीं थी, उसी तरह पोलैंड में भी डेमोक्रेसी की राह आसान नहीं थी। यह बात 1980 की है, जब पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट था। उस पार्टी का नाम पुलिस यूनाइटेड वर्कर पार्टी था, जो कि यूएसएसआर द्वारा बैक्ड थी। यह बात है लेनिन शिपयार्ड कंपनी की, जहाँ के लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। रीज़न होता है कि एक क्रेन वर्कर रहती है जिसे डिसमिस कर दिया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं यह डिमांड करते हैं कि उसे फिर से बहाल किया जाए। गवर्नमेंट उस स्ट्राइक को इलीगल मानती है, क्योंकि वहाँ ट्रेड यूनियन एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। वह स्ट्राइक और तेजी से बढ़ता है जब लेक वलेसा, जो कि फॉर्मर उसी लेनिन शिपयार्ड में इलेक्ट्रीशियन थे, वो ज्वाइन करते हैं। उनके ज्वाइन करते ही स्ट्राइक जो है पूरे सिटी में फैलने लगता है, और वर्कर लोग अपने डिमांड को लेकर के और असर्टिव हो जाते हैं, और वो और भी डिमांड करने लगते हैं कि वहाँ के जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिलीज किया जाए। स्ट्राइक और वर्कर के दबाव में गवर्नमेंट और वलेसा के बीच में 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वलेसा सॉलिडरिटी यूनियन को एस्टेब्लिश करते हैं। सॉलिडरिटी यूनियन जो है काफ़ी तेज़ी से पूरे देश में स्ट्रांग हो जाता है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट के करप्शन और मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करता है। उससे डरकर सरकार जो है 1981 में मार्शल लॉ लगा देती है, जिसमें कि बहुत सारे जो वर्कर हैं और जो लोग स्ट्राइक कर रहे होते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 1988 में फिर से स्ट्राइक होता है, और उसमें गवर्नमेंट को फर्दर एक्सपोज कर दिया जाता है करप्शन को लेकर के, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, और बहुत सारे मुद्दों पे जिस पे गवर्नमेंट उसको डिफेंड नहीं कर पाती है। 1989 में फिर से गवर्नमेंट और वलेसा के बीच में नेगोशिएशन होता है, और गवर्नमेंट रेडी हो जाती है फ्री इलेक्शन कराने को लेकर के। उस फ्री इलेक्शन में 100 सीट पे वलेसा का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, और वहाँ 99 सीट पे वलेसा फाइनली जीत दर्ज करती है,
और अपना सरकार बनाती है। और 1990 ऑनवर्ड वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रिस्टोर किया जाता है और डेमोक्रेसी को फिर से एस्टेब्लिश किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।